Good morning, class. This is Komal Bardia, and in the previous lecture, we have seen the three steps of research. Now, we will see the फॉलोइंग स्टेप फॉर द रिसर्च. नाउ हमने कल देखा है कि किस तरीके से हम लोगों को क्या करना है. सबसे पहले हमारा रिसर्च प्रॉब्लम डिज़ाइन करना है और फॉर्मुलेट करना है. उसके बाद एक एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे करना है. हमें उससे रिलेटेड क्या नॉलेज है ये सारा गेन करना है. आफ्टर दैट वी हैव सीन द डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस. कुछ अजम्पशंस हम लोगों ने फॉर्म किए रिलेटेड टू डेटा, किस तरीके से हम लोग और जो हमारा क्या रहेगा एक रिसर्च करने के लिए बेस रहेगा. नाउ इन टूडेज लेक्चर वी विल सी सम फर्दर स्टेप्स फॉर द रिसर्च प्रोसेस. ठीक है, अभी फोर्थ स्टेप है हमारा प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन. फोर्थ स्टेप क्या है हमारा? प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन. ठीक है, अब प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन यानी हमें एक फ्रेमवर्क रेडी करना है. क्या करना है? एक फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रेडी करना है. काफ़ी हम लोगों ने देखा है प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके का डेटा हमें चाहिए है. इसके लिए हम लोगों को कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रेडी करना है विद इन विच वी हैव टू डू आवर रिसर्च वर्क. ओके, जिसके बीच में जिसके एक बाउंड्रीज रेडी करना है हमें, जिसके थ्रू हम लोगों को पता चले कि हम लोगों को आउट ऑफ दिस बाउंड्री वर्कआउट नहीं करना है. क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमने देखा है, हमारा हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने हाइपोथेसिस फाइंड किए हैं. और अब हम लोगों के लिए क्या करना है? एक बाउंड्री बनाना है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना है विद इन विच यू हैव टू डू योर रिसर्च वर्क. ठीक है, सो फोर्थ स्टेप इज preparing the research design. It is nothing but the conceptual framework or conceptual structure within which the researcher have to do their research. ठीक है, अब ये रिसर्च डिज़ाइन क्या क्या हो सकते हैं? आपका एक्सप्लोरेशन भी हो सकता है कि जहाँ पर आपका हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी कुछ भी फिक्स नहीं होती है, जो है एक सिंगल फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है. दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सप्लोरेशन. डिस्क्रिप्शन में ये होगा आपका कि जहाँ पर दो वेरिएबल है, एक के चेंज होने के वजह से दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है और ओवरऑल रिजल्ट में क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्क्रिप्शन. डायग्नोसिस में ये होगा कि आप पर्टिकुलर सर्वे मेथड या सर्वे करोगे और उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके का आपका रिसर्च वर्क आगे फॉलोअप आपको करना है. और एक्सपेरिमेंटेशन ये तो बहुत ही ईजी है. जैसे हम लोग साइंटिस्ट लोगों को देखते हैं, वो क्या करते हैं? कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. तो एक्सपेरिमेंटल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल फॉर द रिसर्च डिज़ाइन पर्पस. ठीक है, उसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट. समझा होगा सबको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन. ठीक है, सिर्फ रिसर्च डिज़ाइन पे भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए एग्जाम में आ सकती है. नाउ फिफ्थ वन इज़ डिटरमाइनिंग सैम्पल डिज़ाइन. सैम्पल डिज़ाइन, अब हम लोगों ने हमारा रिसर्च डिज़ाइन तो फाइनलाइज कर लिया है. इसके बाद हमें देखना है सैम्पल डिज़ाइन, दैट इज़ डिसाइडिंग द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ऑन विच यू विल डू योर एक्सपेरिमेंट और यू आर गोइंग टू डू योर रिसर्च वर्क. अभी देखिए एक पूरा यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स पे तो कोई एक्सपेरिमेंट करना या हम लोग बोलेंगे रिसर्च करना कोई भी रिसर्चर के लिए पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे देखना है इफ़ेक्ट्स ऑफ कोरोना स्पेशली ऑन मराठवाड़ा रीजन, और मैं बोल रही हूँ इफ़ेक्ट्स ऑफ कोरोना और कोविड-19 एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन स्मॉल बिजनेस स्केल इन जालना डिस्ट्रिक्ट, और आई कैन टेक द इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट. तो इसमें क्या होता है, आप पर्टिकुलर उतना ग्रुप ऑफ पीपल लिया है आपने, उतना एक ग्रुप रेडी सिलेक्ट किया है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट किया है आपका जालना रीजन या आपने डिसाइड किया है आपका औरंगाबाद रीजन. तो आप जब जालना डिसाइड करो तो यू आर नॉट गोइंग टू डू द स्टडी इन औरंगाबाद. आप क्या करोगे? सिर्फ जालना के पॉपुलेशन पे ही वर्कआउट करोगे, आपका रिसर्च आगे का वर्कआउट करोगे. तो ये क्या होता है? एक डिटरमाइनिंग सैम्पल डिज़ाइनिंग का मतलब होता है कि पूरे यूनिवर्स में से एक स्मॉल पार्ट आपको लेना है फॉर डूइंग योर रिसर्च वर्क. ठीक है, रिसर्च वर्क फॉर एग्जांपल हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी देख सकते हैं, या मार्केटिंग से रिलेटेड जो रिसर्च वर्क होता है उसमें भी हम लोग देख सकते हैं. अब जैसे कोई स्कीम्स
कंपनीज़ ने लॉन्च की है या कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, न्यू प्रोडक्ट लाइन की उन्होंने, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन किया है, तो ये सारा क्या होता है, इसका इफेक्ट मार्केट में क्या हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, अब महाराष्ट्र का ओवरऑल का स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, महाराष्ट्र में कुछ जो सिटीज़ हैं, जो हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट है उसमें से फॉर एग्जांपल 5 का वो लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, उसी पे वर्कआउट करेंगे कि इसका इफ़ेक्ट एक्चुअल में महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्या हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है या कम हुई है, ये सारा वो लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स। हमने पहले रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, उस पर सर्वे किया प्रॉब्लम पे, उससे रिलेटेड हमने हाइपोथेसिस किया सो दैट हमारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो सके। आफ्टर दैट हमने रिसर्च डिज़ाइन एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर रेडी किया है विद इन विच वी विल डू आवर रिसर्च वर्क, एंड नाउ वी आर मेकिंग अ सैम्पल डिज़ाइन कि ऐसा कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन है जहाँ पे हम हमारा रिसर्च वर्क कर सकते हैं। नाउ सिक्स्थ वन इज कलेक्टिंग डेटा। सिक्स्थ वन इज कलेक्टिंग डेटा। आपको क्या करना है, अब इससे रिलेटेड आपने आपका पॉपुलेशन डिसाइड कर लिया, आपका पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल आपने डिसाइड किया है, अब आपको करना है आपका डेटा कलेक्ट। डेटा कलेक्शन ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप किस पे कंक्लूजन करने वाले हो, द डेटा यू हैव कलेक्टेड। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन इज अ स्टेप वेयर you have to collect a lots of data. Now how which I can say the which steps you can follow for collecting the data, और कौन से तरीके से आप आपका डेटा कलेक्ट कर सकते हो। इन दैट फर्स्ट वन इज बाय ऑब्जर्वेशन। जस्ट बाय ऑब्जर्विंग हम क्या कर सकते हैं, अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड आपको कोई स्टडी करनी है, किससे रिलेटेड, कंज्यूमर बिहेवियर, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली सिर्फ ऑब्जर्व करोगे कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या पर्टिकुलर पर्सन में चेंजेस आए हैं, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन में क्या चेंजेस आए हैं, वो कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है। तो जस्ट बाय ऑब्जर्विंग यू कैन कलेक्ट योर डेटा। सेकेंड वन इज पर्सनल इंटरव्यू। नाउ इन द इंटरव्यू सेक्शन आप क्या करोगे, पर्सनली वन बाय वन एक एक पर्सन के क्या करोगे, इंटरव्यूज़ लोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट किए हैं कुछ 10 से 12 कॉलेजेस जिससे रिलेटेड आप वहाँ प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर्स का आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उनसे फीडबैक ले रहे हो, तो आप क्या करोगे उसमें, उनका पर्सनल इंटरव्यू यू कैन टेक एंड यू कैन कलेक्ट द डेटा। थर्ड वन इज़ टेलीफोन इंटरव्यू। अभी ज़रूरी नहीं है कि हर फैकल्टी या हर पर्सन आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए टाइम दे सके, तो यू कैन गो थ्रू द टेलीफोन इंटरव्यू। आप यू कैन मेक द कॉल, यू कैन आस्क सम क्वेश्चन एंड यू कैन राइट देयर फीडबैक रिलेटेड टू योर स्टडी। फोर्थ वन इज़ मेलिंग ऑफ क्वेश्चनर। नाउ अ डेज इन द सिनारियो ऑफ इंटरनेट, और हम लोग बोलेंगे अपना इतना टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे लिए अभी डेटा कलेक्ट करना और भी ईजी हो गया थ्रू मेलिंग ऑफ क्वेश्चनर्स। कि अभी काफ़ी सारे स्टडीज़ में मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि व्हाट द रिसर्चर डू, दे मेक सम क्वेश्चनर एंड दे मेल टू द देयर सिलेक्टेड पॉपुलेशन, और मैं बोलूँगी उन लोगों का सैम्पल जो है उन्हें वो क्या करेंगे, मेल कर देते हैं, क्वेश्चंस मेल करते हैं, एंड द रिस्पोंडेंट जस्ट गिव द आंसर और जस्ट टिक द आंसर एंड दे विल गेट द फीडबैक। ठीक है, रिस्पोंडेंट क्या करेंगे, सिर्फ उस क्वेश्चंस के आंसर टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तो इसमें हेल्पफुल ये होता है कि ना रिसर्चर का टाइम वेस्ट होता है, और इसमें कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है कि हर कोई इस मेल को रिस्पॉन्स नहीं करता है। ठीक है, हम काफ़ी बार खुद ही देखते हैं, जब हम लोग यूट्यूब देखते हैं तो उसमें आता है सर्वे ऐड, आपको आता है सर्वे ऐड, तो काफ़ी लोग होता है उसको नॉट नाउ कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसे टिक करके सेंड करते हैं। तो ये होता है आपका मेलिंग ऑफ क्वेश्चनर्स। नाउ फिफ्थ टाइप इज़ थ्रू शेड्यूल्स। कुछ शेड्यूल्स फॉर्मुलेट करके भी आप क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो हाउ यू कैन कलेक्ट द डेटा while doing the research work? You can go through the observation, personal interview, telephonic interview, mailing of questionnaires, and through the schedules. Clear everyone?
क्योंकि आपको सिर्फ कलेक्टिंग डेटा पे भी एक शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है फॉर 5 मार्क्स, फॉर 6 मार्क्स, दैट एक्सप्लेन हाउ द रिसर्चर विल कलेक्ट द डेटा, व्हाट इज कलेक्टिंग ऑफ डेटा, how you can the sources through which you can collect the data. तो you have to explain all these 5 sources of collecting the data. ठीक है, समझा सभी को यहाँ तक collecting data. Now 7th one is execution of the project. 7th one is execution of project. अब आपके पास डेटा है, आपके पास हाइपोथेसिस है, assumptions है, everything you have collected it very carefully. Now what you have to do, you have to execute the project on correct line. The data to be collected would be in a systematic manner or within the time. अब आपको क्या करना है, जो भी डेटाज आपने कलेक्ट किए हैं, जो डेटाज हाइपोथेसिस के बेस्ड पे आपने कलेक्ट किए, उसे एक प्रॉपर लाइनअप मैनर में आपको एग्जीक्यूट करना है. ये हमने यहाँ फ्रेमवर्क बनाया था, कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था. अब आपको क्या करना है, आपके प्रोजेक्ट को एक फ्रेमवर्क में लाइनअप करना है कि आपने क्या क्या किया, इसका क्या इफेक्ट हुआ, आपने ये कैसे किया, क्यों किया, ये सारा आपको क्या करना है, लाइनअप करना है. दैट इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट. स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने ये रिसर्च वर्क किया, इसके ये हाइपोथेसिस है, इस सोर्सेज से मैंने डेटा कलेक्ट किया है. अब डेटा कलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, दैट इज़ आई एम एग्जीक्यूटिंग माई प्रोजेक्ट. क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट अब क्या हो रहा है, आई एम नियर बाई दी माई ऑब्जेक्ट और आई एम नियर बाई दी माई बोलेंगे हम लोग कंक्लूजन. ठीक है, ये से सारा डेटा मैंने क्या कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है. ठीक है, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट. नाउ 8th वन इज एनालिसिस ऑफ डेटा. ठीक है, 8th वन इज एनालिसिस ऑफ डेटा. अब मैंने डेटा बहुत सारा कलेक्ट कर लिया, इधर से भी. मेरे पास 2000 रिस्पॉन्डेंट थे, मैंने उनका डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब ये डेटा मुझे कहीं ना कहीं या तो टेबुलर फॉर्म में या तो चार्ट फॉर्म में मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा. उसे बोलते हैं कोडिंग. क्या बोलेंगे हम लोग, कोडिंग. कोडिंग में हम लोग क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म और हम लोग बोलेंगे शेड्यूल्स बनाएंगे, और हम बनाएंगे इसमें चार्ट्स, और बना सकते हैं ग्राफ. ठीक है, क्योंकि 2000 लोगों के रिस्पॉन्स हम लोगों को रीड आउट करना इज़ नॉट कंपेटेबल. तो हम लोग क्या करेंगे, उससे कोड कर लेंगे कि इतने लोगों का ये मानना है, उसका एक चार्ट बनाएंगे, उसका एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे और ग्राफ बना सकते हैं. अब ये सारा बनाने के बाद हमको क्या करना है, इसको एडिट भी करना है. कुछ रिस्पॉन्डेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ जस्ट फॉर रिप्लाइंग उन्होंने क्या कर दिया, रिप्लाई दिया है हमें और हमें फीडबैक दिया है. तो ऐसे डेटा को हमको क्या करना है, एडिट करना है. यानी उसमें से कुछ तो डेटा हम लोगों को डिलीट भी करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मैं सोच रही थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 800 या 900 रिस्पॉन्डेंट की ज़रूरत है, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा मार्केट बढ़ा लिया है. मैंने डेटा जो है वो काफ़ी फीडबैक काफ़ी लोगों से ले लिया, 3000 लोगों से ले लिया, पर मुझे 900 लोगों के या 800 लोगों का ही मुझे क्या करना है, डेटा एनालाइज करना है. तो मैं क्या करूँगी, उसमें से कुछ डेटा एडिट कर दूँगी, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज़ कॉल्ड एनालिसिस ऑफ डेटा विच इंक्लूड्स कोडिंग एंड एडिटिंग. Coding in a proper manner, because a large amount of data cannot be readable, so you have to make some charts, you have to make some tables, and after that आप क्या करोगे, उसको एडिट करोगे कि जो डेटा हमें लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है या हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हम उसे क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे या फिर एडिट कर देंगे. Analysis of work after tabulation is generally based on the computation of various percentage, coefficient, etc. by applying the various well-defined statistical format. ठीक है, अभी देखिए हमने अभी तक क्या क्या देखा है, फिर से मैं रिपीट करूँगी. ये प्रॉब्लम, सर्वे, हाइपोथेसिस, डिज़ाइन, सैम्पल डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन, दैन सैम्पल डिज़ाइन. उसके बाद डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद हमने हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया. अब जो हमारे पास डेटा है हम उसे एनालाइज कर रहे हैं. अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी टेस्टिंग द हाइपोथेसिस.
जो जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस यहाँ फॉर्म किए थे थर्ड स्टेप पे, उसे टेस्ट भी करना पड़ेगा कि हमने जो सोचा वो सही है या नहीं है। ठीक है, आई एम रिमूविंग दिस स्टेप्स, दिस डेटा आई एम रिमूविंग फ्रॉम द बोर्ड, प्लीज राइट इट डाउन फास्ट or you can make this, you can take the screenshot also. Now I will write 9th step above. Okay, 9th step here, collecting data and हम लोगों ने वहाँ तक देख लिया है। अब हम देखेंगे 9th step, that is testing of hypothesis। 8th step देखी है हमने, अभी हम लोग देखेंगे टेस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। 9th one is hypothesis testing। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग आइदर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग देखेंगे इधर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारी 10th वन है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। और उसके बाद है लास्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट और थीसिस। प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थीसिस। ठीक है, नाउ 9th स्टेप इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो हाइपोथेसिस हमने थर्ड स्टेप में फॉर्म किए थे, वेदर दे आर एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेबल, उसके भी काफ़ी सारे टेस्टिंग मेथड है हमारे पास। जैसे ची टेस्टिंग हम लोग लिखेंगे कुछ उसके मेथड। ची स्क्वायर टेस्टिंग, सेकेंड वन इज t-test, after that f-test, ये सारा क्या है, थ्रू विच यू कैन डेवलप your answer and you can check whether the hypothesis or assumption you have make the earlier, whether they are correct or not. Through this hypothesis testing stage, you have to find out, you will get the answer whether the hypothesis you have collected or you have assumed something कि वो right है या wrong है, whether you have to accept it or whether you have to reject it. All the hypotheses will be acceptable, it is not always possible. तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ आपको hypothesis जो है वो acceptable रहेंगे और कुछ आपके रहेंगे जो आपको reject करने होंगे। ठीक है, ये हो गया हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एंड 10th वन इज जनरलाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। जनरलाइज यानी अब आपने हाइपोथेसिस भी टेस्ट कर लिया, सब कुछ आपका फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइजेशन की पोजीशन में आ गया, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी विल बिल्ड अ थियरी, कि हम लोगों ने ये सारा जो किया है पूरा रिसर्च वर्क, यहाँ पर वी विल बिल्ड अ थियरी। बिल्ड अ थियरी, हम हमारा थियोरेटिकल फॉर्म में आ जाएंगे कि हमने जो रिसर्च सारा किया है उसे जनरलाइज फॉर्म में या थियोरी फॉर्म में हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। दैट विल बी द जनरलाइजेशन, दैट इज़ टू बिल्ड द स्टोरी। एंड जब हमारे पास कुछ फाइंडिंग्स आ जाएंगे, जो थियोरीज, जैसे थियोरी ऑफ डिमांड आ जाती है, थियोरी ऑफ सप्लाई आ जाती है, तो हम लोग बोलते हैं ना अदर थिंग्स बीइंग रिमेन इक्वल, तो वैसी एक थियोरी हमारी बनेगी आफ्टर डूइंग योर रिसर्च वर्क। और उसी से हम लोग क्या करेंगे, हमारा डेटा इंटरप्रेट करेंगे। हम लोगों को इंटरप्रेट करना है, दैट इज़ इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थियोरी। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप and very important step is preparation of report
एंड थेसिस, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड थेसिस, जिसमें आपको 3 पार्ट में आपका रिपोर्ट लिखना है, दैट इज़ प्रिलिमिनरी स्टेज, मेन टेक्स्ट एंड एंड मैटर। यानी हम जैसे रिपोर्ट बनाते हैं बाबा, ये हमारी रिपोर्ट आ गई है, ये हमारा कंक्लूजन पार्ट है, यहाँ पे हमारा मेन, ये हमारा सारा वर्कआउट किया हुआ, और ये वर्कआउट करने से हमारा क्या कंक्लूजन आया है, दैट विल बी योर रिपोर्ट। ठीक है, आपको ये वाली स्टेप जो है बहुत ही केयरफुली करनी है, क्योंकि इसी से हमारा जो रिसर्च वर्क का कंक्लूजन है यह हमें पता चलता है। देखिए, रिसर्च शुड बी रिटन इन द कंसाइज एंड ऑब्जेक्टिव स्टाइल, चार्ट्स एंड इलिस्ट्रेशन इन द मेन रिपोर्ट, एंड शुड बी इन द कॉन्फिडेंस लिमिट। कैलकुलेटेड फॉर्म में होना चाहिए। बहुत सारा आप सिर्फ थियोरी लिख रहे हो, पैराग्राफ के पैराग्राफ डाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए कि सिर्फ रिपोर्ट देखते ही समझ जाए भैया ये इसका ऑब्जेक्ट था, ये इसने स्टडी किया है और ये इसका कंक्लूजन है। दैट विल बी द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट और थीसिस। ठीक है, इन सारी चीज़ों में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए कोई भी रिसर्च वर्क करने के लिए आपको चाहिए है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आप कौन से हाइपोथेसिस लेते हो, क्या अजम्पशन करते हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उससे रिलेटेड आप हम लोग बोलेंगे कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो अप करते हो। आफ्टर दैट हम लोग कौन सा एक पर्टिकुलर सैम्पलिंग मेथड है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें सारे हमारे जो हाइपोथेसिस हमने किए थे, डेटा कलेक्ट किया, ये सारा टेस्ट करना है, एक बार रिव्यू सारा रीचेक करना है। रीचेक होने के बाद हमें क्या करना है, इसे जनरलाइज करना है, एक शॉर्ट फॉर्मेट में हमें बनाना है कि इतना स्टडी का ये जनरलाइज हमने किया है, ये थ्योरी हमारी कंक्लूड होती है। एंड लास्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप थीसिस भी बनाते हो तो जो हम लोग बोलेंगे जो इंटरव्यूअर रहते हैं वो ये नहीं सोचते कि ये वो डायरेक्ट हमारे रिपोर्ट पार्ट पे ही आते हैं इंटरव्यू लेते टाइम कि आपने ये क्यों किया, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए। तो ये होता है आपका रिपोर्ट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इन विच यू हैव टू राइट द मेन टेक्स्ट, यू हैव टू राइट योर प्रिलिमिनरी टेक्स्ट, उसके बाद आपका मेन टेक्स्ट, और लास्ट में आपका कंक्लूसिव वर्क जो होना चाहिए, हम लोग बोलेंगे शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, ये प्रोसेस आप एकदम अच्छे से गो थ्रू कीजिए। इससे मैं तो बोलूँगी पहले आप इसके जो हेडिंग्स है वो लर्न कर लीजिए, और मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। फिर भी यदि कोई स्टूडेंट को नहीं समझाए हैं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू solve your queries and answer the question. Thank you.